बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज सभी यूट्यूब चैनल्स पे एक ही बात चल रही है कि बिहार में क्या गेम होने वाला है, किस तरीका से हालात बदल रहे हैं और किस तरीका से वहाँ पे जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में काफ़ी मजबूती से लोग बता रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे कुछ बातों को तो आप ही के ऊपर में छोड़ना है कि क्या हो सकता है। केंद्र के हाथ में बहुत सारे कुछ पावर्स होते हैं जिसके ऊपर में हर चीफ मिनिस्टर को डराया जाता है, लेकिन बिहार की सिचुएशन ऐसे है कि अभी तक बिहार के पास में 12 एमपीज है और सेकंडली उनकी बहुत बड़ी पार्टी है। और सेकंडली जिस तरीका से बीजेपी और गुजराती दो लोगों ने वहाँ का पूरा गेम खेला है और यहाँ तक स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। ये नीतीश कुमार का पूरा पॉलिटिक्स खत्म होने की बात है। और निश्चित रूप से जब भी कभी आदमी का जब अंत होते रहता है वो किसी भी लेवल पे जाने की कोशिश करता है और ये स्वाभाविक भी है। मुझे लगता है ये गंदगी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिसके भी साथ में तुम रहते हो उसके साथ कंधे पे कंधे मिला के तुम लोगों ने काम करना चाहिए, तभी तुमको कुछ ना कुछ तुमको हासिल होगा, नहीं तो तुम भी डूब जाओगे। ऐसे ही सिचुएशन अभी है। एक तरफ में नीतीश कुमार को नहीं बनाने का है, मोदी जी और शाह जी ने तो सीधा बोल दिया कि हमको अभी हम नया कोई तो भी ढूंढेंगे या जो भी कुछ आ जाएगा इलेक्शन जब भी रिजल्ट आएंगे उसके बाद में हम करेंगे। तो उनको मालूम पड़ गया कि हमें को यहाँ पे अभी कुछ इस वक्त इनकी कोई दाल गलने वाली है नहीं है। तो नीतीश कुमार अपने इसमें लग गए, वो कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि वो चंद्रबाबू नायडू से काफ़ी वो क्लोज में बातें कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हाल अभी नीतीश कुमार के हो गए, कल चंद्रबाबू के भी हो गए, क्योंकि सभी जगह पे इलेक्शंस है और इनके ऊपर कोई रॉयल्टी है ही नहीं है। उनको केवल एंड केवल सत्ता चाहिए और अपने कम्युनिटी के लिए, बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए जितना देश को लूट सके, इसमें आरएसएस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो सब नकली दांत है, नकली कि हम लोग हैं, लेकिन उनके पीछे में फौज लगाई है। वहाँ पे आरएसएस के गरीब ब्राह्मण्स और ब्यूरोक्रेट को उन्होंने पूरे के पूरे इस पे कर लिया है, जाल में फंसाया है। और वो इस तरीका से बुरी तरीका से फंस जाएगी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। पूरा लाइफ उनका करियर खराब होने की अभी चिंता है। अभी तक छुपे हुए कांग्रेस और इसके बीच में बहुत सारे गेम हो गए, लेकिन हर वक्त वही गेम हर वक्त चलने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जिस तरीका से शिंदे जी का नाम लेके सब इलेक्शन लड़े और जो भी कुछ खेमा हो गया, कुछ गलजी हो गया होगा, लेकिन उसके बाद में तुरंत शिंदे जी को बाहर करके वहाँ पे फडणवीस को वहाँ पे लाया गया। तो सभी लोगों ने मालूम है और कि ये भरोसे वाले नहीं। कई जगह पे उन्होंने यहाँ तक ये किया कि बीजेपी के लोग और इन्होंने स्लोगन दिया कि भाई नहीं, यहाँ तो मुस्लिमों को तो ऐसा है, मुस्लिमों के वैसा है। ओएसिस का भी वैसी वर्षन रहा कि लालू प्रसाद और ये आरजेडी है और कांग्रेस वालों ये मुस्लिमों को कुछ नहीं देने वाले हैं। और कांग्रेस के पास में तो ऑलरेडी जब भी 60 सीट थी तो उनमें से 11 सीट तो 9 की 10 सीट उन्होंने मुस्लिमों को दिया। तो कहने का मतलब आरएसएस को भी, उनको भी मालूम है और दलितों को भी मालूम है और मुस्लिमों को भी मालूम है अपना कौन वाली है, कौन किसके साथ में हमें रहना है और किसके साथ में झगड़ा करना है। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा गेम करेंगे। ये इलेक्शन में तो जब उसको पता चलेगा कि ये सब मेरे साथ में बहुत बड़ी साजिश हो रही है, तो निश्चित रूप से उसके जो 12 एमपीज है वो किसी भी लेवल पे वो उनको जाके वो सीधा आरजेडी या कांग्रेस के साथ में विलीन कर लेगा, जिसके वजह से कोई भाग भी नहीं सकेगा। उनको मालूम है कि ये सब उनकी पार्टी का ऐसे की तैसी कर देंगे। और तो ये जब 50% या इसका मेजॉरिटी रहेंगी 1/3 का, तो वो वहाँ पे फ्रैक्शंस अलाउड है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो कुछ होगा नहीं। तो वो हो सकता है कि अभी नीतीश कुमार को एक ही ऑप्शन रहेगा, वो एक तो कांग्रेस का दामन थाम ले या फिर आरजेडी का दामन थाम ले और अपने आप को सेव कर ले, क्योंकि उनकी जिनकी सत्ता रहेगी वो निश्चित रूप से उनको बचाएगा। और सेंट्रल से भी ये आज राहुल गांधी सेंट्रल में कुछ ना कुछ तो पोजीशन रखते हैं, वो तो ऊपर से तो कुछ ना कुछ उनको शेल्टर देने की कोशिश करेगा। इसी तरीका से चंद्रबाबू नायडू ने भी यही गेम चालू किया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का गेम
जल्दी से जल्दी खत्म होने का समय आ जाएगा। वो चाहे कितनी भी होशियारी बताए आदमी ने, कितने भी बदमाशी करे, कुछ भी करे, लेकिन एक दिन बदमाशों का भी अंत होता है। ये सब सिचुएशन तुम्हें समझना चाहिए। और यहाँ तक बातें आएगी कि 29 सीटों में तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में सहमति हो गई है कि 29 सीटों में तुम इधर में तुम जीतो, जो भी सेकंड नंबर है, लेकिन किसी भी हालत में बीजेपी को जिताने नहीं देने का। जहाँ जहाँ भी पिछले बार बीजेपी के लोग चुन के आए, तो वो 29 सीटों के भी ऊपर में ये जनता दल, आरजेडी और नीतीश कुमार की, ये दोनों भी जन मिलके ऐसा गेम करेंगे कि पूरा का पूरा उनको खत्म कर देंगे। और इतना उनको भरोसा है एक दूसरे के ऊपर में। अभी लालू जी इतना होने के बाद में भी नीतीश कुमार की सरकार में वो कम से कम ठीक ठाक रहे, कम से कम एक दूसरे को इंजरी नहीं किया उन्होंने। और इतनी बड़ी पार्टी होके भी जितना भी तेजस्वी यादव को के ऊपर में जितने भी संकट आए, तो उस वक्त उन्होंने वो झेले एक दूसरे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग है, आपस में बोलचाल चालू है, आपस में सब कुछ चला है। और जो भी 1 और 2 की जब फाइट चलेगी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, तो वो नीतीश कुमार कहेंगे कि छू कर देंगे और उसको उनको गिरा देंगे। तो ऐसे टाइप का बहुत सारे इसके तर्क जाने जाते हैं, लेकिन सच क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आपको स्पेकुलेशन के ऊपर में होता है, सभी इलेक्शन स्पेकुलेशन पे है। सिर्फ इतना ही है कि इस वक्त का जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो जिस तरह से रोल है, वो इतना नहीं रहेगा। वो इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इस वक्त सभी लोग सतर्क हैं और उनके हाथ में जो भी है उतने भी इसके ऊपर में सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बीजेपी इस वक्त बड़े बैकफुट पे आने की संभावना है, और आना भी चाहिए मुझे लगता है। और क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तुम एक दूसरे के साथ में साल इतने 2-2.5 साल चलाए तुमने, और उसी के पीठ पे खंजीर घुस रहे हो, तो ये बराबर नहीं है। कम से कम नीतीश कुमार ने जिस तरीका से तुम्हें सपोर्ट किया, हर जगह पे मदद की, तो इसी को तुम लंबा कर रहे हैं। तो यही परंपरा यदि रही तो ये आरएसएस की परंपरा ठीक नहीं है। एक दिन तो वो अपने मुंह के बल तो गिरने हैं। एक कैरावान करके एक एपिसोड 42 का एक बहुत बड़ा ये आया मुझे, और एक एंकर नहीं, वो एक रिपोर्टर ने काफ़ी उसके ऊपर में आरएसएस के ऊपर में छानबीन किया है। और छानबीन करने के बाद में बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने लाए, वो सभी चीज़ें हमको मालूम था। उसने नागपुर से आके आरएसएस के असली रूप क्या है, ये वो सब किया है। मैंने भी मेरे उसके कमेंट्स लिखे हैं हम लोगों ने। मैंने एक बताया उनको, मेरा जो ओपिनियन है कि आरएसएस ये बहुत ही कमज़ोर संस्था है। पहली बात तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके वजह से उनको लीगल कोई बाइंडिंग नहीं, या कोई लीगल कोई प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। कल चल के कोई गवर्नमेंट पलट जाए और उन्होंने कहे कि आरएसएस के पूरी जगह पे स्टैंप ये करो, और किसी को बताने की जरूरत नहीं, ना मीडिया ने कुछ ना कुछ। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या कुछ करेंगे, पूरे के पूरे बिल्डिंग कब्जे में आ जाएंगे, सील लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा इनका। क्योंकि हमारे देश में कायदा है, और कानून के अंतर्गत जो भी आता है, तुमको जो भी संस्था है रजिस्टर्ड है, या उसके साथ में जो भी छोटी छोटी संस्था है जो एफिलिएटेड है, और उनके पास में आया हुआ ये पैसा और इतने सालों का जितना भी पैसा है, सब का सब जब आएगा तब उनको भागने के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा। सेकंडली, मैं और एक बात को दोहराऊंगा कि अभी कर्नाटका में जिस तरीका से उसको बैन किया गया, आरएसएस को बैन इन द सेंस बोला ही उन्होंने कि आरएसएस कोई भी यहाँ पे सरकारी जगह पे कोई काम नहीं करेंगे करके, एक बहुत बड़ा समूह वो वहाँ पे खड़गे जी के वो बंगले के पास में उनके सुपुत्र रखे, वहाँ पे जाके उन्होंने हल्ला गल्ला किया, कुछ वो बहुत प्रोसेशन किए वगैरह वगैरह। कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना कोई पेपर नहीं लिया, 5-50 लोग रहे भी हो गए, सब हो गए, ज़्यादा हो गए। लेकिन उनको ये पता चला कि आज यदि जब हम लोग टारगेट बन जाते हैं तो हमें कहीं के नहीं रहेंगे, पकड़ पकड़ के हम लोगों को अंदर करेंगे। और हम लोग वो ना कोई संस्था के कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कोई अलाउड है, जो संस्था ही अस्तित्व में नहीं है। जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी तकलीफ होने की संभावना है। और मैं तो ये भी समझता, अभी हमारा तो पूरा बचपना है, हम लोग इतने सालों से यहाँ आरएसएस के इसमें गए, आरएसएस का क्या क्या रहा, इसके पहले का इतिहास क्या रहा, वो केवल वैसे भी वो 2 डरपोक है, केवल वो 2 गुजरातियों के हाथ इसमें, जो भी एक तो क्रिमिनल वहाँ से जेल से उसमें छुड़ा के लाए, और जो किया उसने वो तो अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि उसका माइंड वही चलता है, किसी को भी काटो पीटो कुछ भी करो, और वो अपने को इस्टेब्लिश करो, लेकिन सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए अमित शाह तैयार है। मुझे तो लगता है कि अमित शाह ज़्यादा खतरा है एज कम्पेयर टू मोदी जितना नहीं, क्योंकि सब लोगों ने देखा है पूरा गुजरात को 20 साल पहले क्या हुआ था, गोधरा कांड सब किस नज़र में अभी तक लोग भूले नहीं है।
और मुझे लगता है कि यदि यार यही सिचुएशन रही तो आने वाले दिनों में उनको काफ़ी खतरा हो सकता है। और निश्चित रूप से जो 150 करोड़ उनको मिले थे वो इसके लिए केशव कुंज के लिए दिल्ली में, जिसका अभी उद्घाटन हुआ, और उनका जब उन्होंने पूछा कि वो इतना पैसा कहाँ से मिला, तो जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी जहाँ वहाँ वो गए, तो उन्होंने बताने से साफ इनकार किया कि भाई तुमको इतना पैसा, जब तुमने यहाँ पे काम किया तो तुम क्या फुकड़ में तो काम करोगे नहीं, तो कहाँ से मिला और कैसे मिला, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। ये ठीक है, आज सत्ता है उनकी, लेकिन सत्ता खत्म होने के बाद में उनको भागने के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा। जो भी ऑफिशियल्स IAS कैडर के रहे या कोई भी रहे या पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग रहे, उनको बख्शा तो नहीं जाएगा, और उनको भी मालूम है कि हमें क्या हाल हमारे होंगे। नहीं करना चाहिए जो ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है उन्होंने करना चाहिए, अपने काम ईमानदारी से करो, ढंग से करो, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि तुमको फल भी आएंगे। आज फिर मैं तुम्हें दोहराऊंगा कि RSS में सीख लेनी चाहिए, बुद्धिज्म को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को समझना चाहिए। और जब तक वो समझेंगे नहीं तो एक दिन अपने आप में इतना बुरे फंस गए, क्योंकि जब गांधी की हत्या हो गई थी तब बाबा साहब मौजूद थे। उन्होंने कुछ कमेंट्स नहीं, लेकिन बार बार उन्होंने ये आजमाया कि यदि तुम लोगों ने इसी तरीका से हिंदुत्व का एजेंडा चालू करोगे तो एक दिन तुम्हें ये देश के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये करना चाहिए। अभी अभी मेरे सामने में एक पोस्ट आ गई, बाबा साहब अपने कुछ ये काम कर रहे हैं, और वहाँ पे राव करके जो जिनका नाम लेते हैं वो चाय का कप लेके बाबा साहब के सामने में खड़े हैं। क्या है ये देख के मुझे भी लगा कि कौन कह रहा है कि वो भाई नहीं, इतने अकेले ने बाबा साहब ने नहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो बताओ ना, वो चाय लेके बाबा साहब के पीछे में खड़ा है। ये क्या है, इट्स वेरी बैड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उससे सीख लेनी चाहिए, और निश्चित रूप से हम लोग आज ऐसे इसी टाइप की वीडियोस के साथ में समझ के हमने अपने आप को मजबूत करना है। तो चलो हम लोग यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।